अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की बड़ी गिरफ्तारी के बाद आज डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली। डीजीआईएसपीआर ने दहशतगर्दी और फिर दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई पर जहां मीडिया और आवाम को आगाह किया है, वहीं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी और उनके सियासी गठजोड़ पर भी अहम तरीन बातें की हैं। जैसा कि ये तासुर दिया जा रहा था कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी और उनसे तहकीकात के नतीजे में मजीद इंकशाफात सामने आएंगे, जिसके बाद एक मखसूस सियासी जमात के लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। और आज डीजीआईएसपीआर ने फैज हमीद की गिरफ्तारी पर खुलकर बात करते हुए कहा है कि टॉप सिटी केस का मामला वजारत दिफा के जरिए पाक फौज को भिजवाया गया। अप्रैल 2024 में पाक फौज की तरफ से एक आला सतही इंक्वायरी कमीशन कायम किया गया ताकि इस केस की मुकम्मल तहकीकात की जा सके। ठोस शवाहिद पर मबनी तहकीकात होने के बाद पाक फौज ने आगाह किया कि मुतल्लिका ऑफिसर ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की। अब सिर्फ ये कि उस वक्त की खिलाफ वर्जी हुई, बल्कि पोस्ट रिटायरमेंट जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी साबिक डीजीआईएसआई करते रहे, उस हवाले से भी आज डीजीआईएसपीआर ने आगाह किया। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखता हूं। ठोस शवाहिद पर मुबनी तफसीली इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया कि मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात की खिलाफ वर्जियाँ की हैं और ये कि मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर के हवाले से रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। इन बुनियादों पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया जा चुका है। डीजीआईएसपीआर ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और उनके सियासी गठजोड़ से मुतालिक मानी खेज बात की जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि जनरल फैज हमीद को इस ओहदे पर लाने के लिए जनरल नवीद मुख्तार जो उस वक्त डीजीआईएसआई थे और जनरल रिटायर्ड बाजवा जो उस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, उनका क्या किरदार है। तो जवाब में डीजीआईएसपीआर का कहना था कि आईएसआई का बॉस तो वज़ीर आज़म होता है, इसका आपने जिक्र नहीं किया। आईएसआई का जो डायरेक्ट बॉस होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो आपने उस वक्त के वज़ीर आज़म का तो जिक्र नहीं किया। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो हमारा जो एहतसाब का अमल है ना, वो बिल्कुल शफाफ है, सख्त है, कड़ा है, बट इट डज नॉट वर्क ऑन एलिगेशंस। वो सबूत और शवाहिद पे काम करता है। नवीद मुख्तार साहब उस वक्त डीजीआईएसआई थे, जनरल रिटायर्ड बाजवा उस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, उस वक्त वो वज़ीर आज़म थे। और जाहिर है ये बात दुरुस्त है कि जो डीजीआईएसआई होता है वो डायरेक्टली आंसरेबल होता है टू द प्राइम मिनिस्टर और वो रिपोर्टिंग होता है प्राइम मिनिस्टर को, यानी प्राइम मिनिस्टर उसका बॉस होता है। तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन था? वो इमरान खान था। यानी डीजीआईएसपीआर ने कहा कि आप बाजवा साहब की या उस वक्त के डीजीआईएसआई की तो बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म की बात क्यों नहीं करते? तो ये भी खासा मानी खेज। इमरान खान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन वज़ीर आज़म तो ज़ाहिर है वही थे। अब डीजीआईएसपीआर ने इशारों में बानी पीटीआई के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का इंदिया भी दे दिया है। देखा जाए तो उस वक्त के डीजीआईएसआई के पास तो बॉस तो बानी पीटीआई ही थे और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो अच्छा बुरा करते थे उसके बराबर के ज़िम्मेदार भी बानी पीटीआई थे। यानी अगर साबिक डीजीआईएसआई सियासत में दखल दे रहे थे तो बानी पीटीआई का काम था कि उनको रोकें, लेकिन बानी पीटीआई तो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को आर्मी चीफ लगाना चाहते थे। इसीलिए तो बानी पीटीआई उन पर ये इल्ज़ाम लगता है ना कि वो फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाकर अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते थे। अब देखा जाए तो डीजीआईएसपीआर भी दबे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि जो साबिक डीजीआईएसआई ने सियासत में मुदाखलत की तो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने उस पर क्या किरदार अदा किया। अब जाहिर है कि बानी पीटीआई पर तो फैज़ हमीद के साथ गठजोड़ का और फिर बेनिफिशरी होने का इल्ज़ाम है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर तो ये इल्ज़ाम भी लगता है कि वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से राब्ते करते थे और जमात के हर काम में मुदाखलत किया करते थे और ये सब कुछ वो पोस्ट रिटायरमेंट जारी रखे हुए थे। और रऊफ़ हसन भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि रिटायरमेंट फैज़ हमीद साहब से सलाम दुआ वाला ताल्लुक़ और राब्ता होता था। अब यार सादा सा सवाल है कि अगर साबिक डीजीआईएसआई को तहरीक इंसाफ में दिलचस्पी नहीं थी तो फिर वो इस जमात के रहनुमाओं से किस हैसियत में राब्ते करते थे? अब जो हसास इदारे का सरबराह होता है जब वो रिटायर हो जाता है, ख़ास तौर पे हसास इदारे का सरबराह हो या कोई भी ऑफिसर हो, वो 5 साल तक कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता एज़ पर द लॉ, एज़ पर द आर्मी एक्ट। अगर वो ऐसा कर रहे थे तो वो ब्रीच ऑफ कमिटमेंट है या उस हल्फ की पासदारी भी है जिसके तहत वो एक सरकारी ओहदे पर बराजमान रहे। और अगर ऐसा हुआ तो यकीनन आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए फॉर्मर डीजीआईएसआई। बहरहाल पाक फौज ने अपने साबिक ऑफिसर के खिलाफ आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की है और डीजीआईएसपीआर ये भी कहते हैं कि जैसे फैज़ हमीद के गिर्द घेरा तंग किया गया है, हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह बिला तफरीक कार्रवाई बाकी इदारों को भी वो कहते हैं तरगीब देते हैं कि जिस तरह अंदर एहतसाब कर रही है उसी तरह बाकी इदारे भी अपने अंदर कड़े से कड़ा एहतसाब करें।
हम ये उम्मीद करते हैं इस तरह की बिला तफरीक खुद एहतसाबी बाकी इदारों को भी तरगीब देती है कि अगर ज्यादती या सियासी मकासद के लिए कोई भी अपने मनसब को इस्तेमाल करता है उसको वो भी जवाबदेह करेंगे। रियासती इदारों पर अवामी एतमाद ही उनका बेहतरीन सरमाया है। DGISPR का ये बयान भी बहुत अहमियत का हामिल है। अब ये हकीकत है कि पाक फौज को एक मखसूस जमात ने 9 मई की सूरत निशाना बनाने की कोशिश की, फिर सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ मुहिम चलाई गई, जिसकी वजह से फौज में तशवीश है। और पाक फौज पहले भी ये वाज़ेह कर चुकी है कि 9 मई के मुल्ज़िमान के खिलाफ कानून रास्ता बनाएगा। और आज ख्वाजा आसिफ भी DGISPR के बयान के बाद रद्दमल देते हुए कहते हैं कि 9 मई में जिन लोगों ने सहूलतकारी की और जिन्होंने फ़ायदा उठाया और जिन्होंने अवामी ताकत मुहैया की, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। जुर्म सरजद होता है तो उसमें जो अकॉम्प्लिसेस होते हैं या शरीक जुर्म जो होते हैं जिन्होंने साजिश तैयार की होती है उसी तरह मुकदमा चलता है जिस तरह किसी एक के या दो के खिलाफ चले। 9 मई को जो एक वारदात की गई है किसी न किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया था ना, वो तो किसी सियासी पार्टी ने प्रोवाइड की है ना। फैज साहब के साथ जो है उनको कंपनी प्रोवाइड करेंगे, सारी जो मैन पावर है PTI ने प्रोवाइड की थी और बानी PTI की इजाज़त के बगैर तो प्रोवाइड नहीं, उन्होंने बल्कि उकसाया होगा, वो साजिश के सारे बेनिफिशरी थे। अब नून लीग के कई रहनुमा 9 मई पर मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं, तो क्या अपोजिशन इस मुतालबे को कबूल करेगी? हुकूमत तो अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात की बात भी कर रही है। क्या हुकूमत इसलिए मुज़ाकरात चाहती है ताकि माइनस बानी PTI या माइनस इमरान खान हो सके? क्या राना सनाउल्लाह सारी भागदौड़ इसीलिए कर रहे हैं? तो ये अहम सवाल तो अपनी जगह पर मौजूद है। हुकूमत 9 मई के इंतकाम की बात कर रही है, जबकि DGISPR ने अपनी प्रेस टॉक में ये भी कहा है कि पाक फौज ना किसी जमात की मुखालिफ है, ना कोई उसका सियासी एजेंडा है। DGISPR ने इस हवाले से क्या कहा, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है, कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। फौज का हर हुकूमत के साथ पेशा वाराना और सरकारी ताल्लुक होता है, जिसको आइन और कानून के कवायद ज़वाबित में मुनासिब तौर पर बयान किया गया है। अगर फौज में कोई शख्स अपने ज़ाती मफादात के हसूल के लिए काम करता है या अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी एक मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कैसर अहमद शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शेख साहब, सबसे पहले तो आज DGISPR का जो प्रेशर है, यकीनन आपने भी सुना होगा, उसमें इंदिया तो वो यही दे रहा है कि जिसने भी कोई आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है उसका मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होगा। इंडिया भी ये मिल रहा है कि बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होगा। आपके लोग भी ये कह रहे हैं, इंक्लूडिंग डिफेंस मिनिस्टर, के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल इमरान खान साहब का होगा। तो आप इस बात की तौसीक और तस्दीक करते हैं कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होने जा रहा है और अल्टीमेटली जो कसूरवारान है वो मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे और ये वक्त करीब आन पहुंचा है? मुझे क्योंकि मैं बात से तौसीक करूँ तो तब करूँ अगर कोई कैबिनेट में डिस्कशन या कोई मेरे तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची हो। ये मीडिया की बातें हैं और जरूर ये तो बात होगी, ये 9 मई में जो कुछ हुआ उनको जो कल्प्रेट है उसमें जिन्होंने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा फौज के तरसीबात पे, शहीदों की यादगारों पे ये हमला हुआ है और सबने देखा है, उसकी वीडियो सबके पास है, हर ना मोबाइल भी आई हुई है, हर एक ने देखा है कि कौन कौन इन्वॉल्व है। तो जो इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, देखिए आप ये कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो मैं समझ पाया हूं, क्योंकि ऑडियो कहीं ना कहीं हॉलो हो रही है, जो मैं समझ पाया हूं आप ये कह रहे हैं बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई और सख्त से सख्त होनी चाहिए। मुझे ये बताइए सर कि राना सनाउल्लाह साहब के पास जो टास्क है और जिस टास्क से वो आज ऑपोजिशन से भी मुलाकात के लिए पहुंचे, बैरिस्टर गौहर भी, असद कैसर भी, दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात हुई, वो तो कहते हैं कि जी इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, CCTV फुटेज लेके आए, 9 मई किसने किया पहले इस्टेब्लिश करें, मिलिट्री कोर्ट ट्रायल रोकने के लिए इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू भी किया। तो आपकी किसी भी किस्म की इंगेजमेंट जो है ऑपोजिशन के साथ इस माहौल में सूदबंद हो सकती है कि जब एक तरफ उनके लीडर का मिलिट्री ट्रायल हो रहा होगा और उनका मुतालबा भी नहीं माना जा रहा होगा कि आप जुडिशल इंक्वायरी करें, CCTV फुटेज लेके आए कुछ है, तो क्या ऐसे माहौल में कोई भी बातचीत हुकूमत की ऑपोजिशन से हो सकती है, इंगेजमेंट सूदबंद साबित होगी? कैसे शेख साहब? देखिए 9 मई का जहाँ तक है तो पहले दिन से ही कैटेगोरिकली हम सब कह रहे हैं कि उसको तो बख्शा नहीं जा सकता ना, वो तो
जो जो हुआ है वो इतना संगीन वाकया है, उतना सख्त उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब वो जो लोग हैं वो क्योंकि सबूत है ये मामला में, तो किसी का नाम इस तरह नहीं कह सकता ना जब तक कि कोई चीज तय ना हो, कोई फैसला ना हो। लेकिन जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुदाखलात, कुछ सिर्फ एक 9 मई का वाकया तो अपनी जगह पे जिन्होंने किया है, लेकिन इससे हटके एक पार्टी है ना, पूरी पार्टी है, उनके लोग इलेक्ट हुए हैं, वो पूरे सियासी मामलात हैं और मुल्क के मुआशी मामलात हैं। तो सिर्फ 9 मई तो अपनी जगह पे है, ऐसा वाकया है, लेकिन उससे हटके भी तो कोई बातचीत होनी है। कोई हम असेंबली में जो पार्लियामेंट में बात करते हैं, नेशनल असेंबली में या सेनेट में, तो सिर्फ वहाँ 9 मई तो नहीं डिस्कस होता ना, वहाँ तो हर किस्म की बातचीत। हमने नहीं नहीं, कहा मुझे था मुझे मुझे पहले, ये बताइए ना कि राना सनाउल्लाह साहब को क्या मैंडेट दिया गया है। मतलब ये तो है कि जाहिर है अगर नवाज शरीफ साहब से बात हुई है या शहबाज शरीफ ऑन बोर्ड हैं, राना सनाउल्लाह एंगेज कर रहे हैं, तो मैंडेट क्या है, किस बात के ऊपर एंगेजमेंट हो रही है पीटीआई के साथ, क्या कहा जा रहा है, कानून साजी के ऊपर को बातचीत हो रही है साथ चलने की, किस बात पे कंसेंसस, जो 1 पॉइंट एजेंडा है वो क्या है सर? पॉइंट एजेंडा कोई नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने अपने साहब ने ये भी कहा, अभी जो मीटिंग हुई इसको उनको जिम्मेदारी दी गई, राना सनाउल्लाह साहब वो तो हमेशा कहते हैं कि हम तमाम पार्टियों से डायलॉग करना चाहते हैं, उसके साथ बैठ के मुकाबले की पॉलिटिक्स करें। जब वो आए, लंदन से आए थे, उन्होंने जलसा किया लाहौर में, तो वो उन्होंने कहा कि सब पार्टियों का अप्रोच करेंगे वहां। मैं असल में आपसे जानना ये चाह रहा हूं सर कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो ऑपोजिशन से जाके क्या बात कर रहे हैं, आई मीन ऑपोजिशन को क्या हुकूमत क्या दे सकती है, क्योंकि ये वो ऑपोजिशन है ना, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है नून के साथ नहीं बैठना, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठना, जेयूआई से बात हो सकती है, एमकेएम के साथ नहीं बैठना। तो आप क्या कह रहे हैं, इनको क्या किस चीज़ के ऊपर कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब राना सनाउल्लाह साहब 9 मई के ऊपर भी कुछ लचक का मुजाहरा कर रहे हैं। उनके स्टांस में मैं देखता हूं कि फ्लेक्सिबिलिटी है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आप हुकूमत के साथ बैठेंगे तो 9 मई को भी हम बिल्कुल पसे पुश डाल देंगे, वो हम उसका ताना आपको नहीं देंगे। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठेंगे तो फिर 9 मई का ताना हम आपको जरूर देंगे। ये सीधी बात है, ये कोई लेने और देने वाली तो बात नहीं होती सिर्फ सियासत में। सियासत में तो ओवरऑल वो क्यों क्या इलेक्ट हुआ, उनकी पार्टी क्या चाहती है, मुल्क की डेवलपमेंट चाहते हैं ना, मुल्क की तरक्की चाहते हैं, और आपस में ये डायलॉग से ही ये बात हो सकती है। हम भी यही चाह रहे हैं कि सिर्फ एक 9 मई तो नहीं है, जो कोई वाकया हुआ उस पर बिल्कुल जो इन्वॉल्व है उनको पूरी तौर पर माफी मांगनी चाहिए, वो तो अपनी जगह पे। क्योंकि उसके अलावा जो मामलात हैं वो मामलात हैं, और जो आईनी कई मसले हैं, कई जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं बलूचिस्तान में और के में, वो साथ भविष्य का बहुत बड़ा बुरान है सर। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं और हम समझते हैं कि सब जब तक पॉलिटिकल आपस में ठीक, तो क्या रिस्पांस आ रहा है आपको पीटीआई की तरफ से? मतलब एक तासुर है शेख साहब, इस तासुर में अगर दुरुस्त है ये तो आप तस्दीक कर दीजिएगा, अदरवाइज आप बताइए कि क्या है कि एक तरफ तो इमरान खान साहब का जो मुकदमा है वो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल की तरफ बढ़ रहा है, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। 190 मिलियन पाउंड केस का जो ट्रायल है वो जाहिर है अब उस पर फैसला सुनाया जाना है, और उसके साथ ही आज बुशरा बीबी की जो बरियत का फैसला मशरूत कर दिया गया कि 7 सितंबर को वो आएगा तो वो ये वाला फैसला भी सुना दिया जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का मामला आगे बढ़ रहा है, तो क्या हुकूमत ये देख रही है कि इमरान खान का जो है वो अंजाम इसमें हो, जो मास्टर माइंड करके और फिर जनरल फैज़ हमीद के साथ ताल्लुक इस्टेब्लिश करके इनको माइनस कर दिया जाए, और जो रेस्ट ऑफ द पीटीआई है जो इस वक्त नज़र आ रही है वो हमारे लिए काबिल कबूल है, तो बड़ी आसानी से एक तरफ तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को माइनस कर देगी, बाकी जो पीटीआई रह जाएगी उसके साथ हम हाथ मिला लेंगे या बातचीत करेंगे। तो क्या ऐसे चलने को तैयार होंगे वो पीटीआई के लोग जो इमरान खान को माइनस होने पर वो राज़ी हो जाए? मुझे तो ये अभी नहीं पता कि इमरान खान के माइनस करने की कोई बात हो रही है, और जो मुकाबले की बात हो रही है वो तो तमाम एस्पेक्ट्स पे हो रही है। अब ये तो सारी हाइपोथेटिकल आप बात कर रहे हैं कि अगर माइनस हो जाएंगे वो तैयार होंगे कि नहीं होंगे, उनकी पार्टी के अपने नुमाइंदे हैं, वो बेहतर समझते हैं। हम तो हाथ बढ़ा रहे हैं उनकी तरफ मुकाबले का, मुल्क के मफाद, मुल्क के जो लोगों को परेशानियां हैं, जो तकलीफ हैं, जो मुश्किलात हैं, नहीं जो मसाइल हैं, सर, उनका ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आपके स्टांस में आई है हाथ बढ़ाने वाली, ये अब मजीद शिद्दत क्यों पकड़ गई है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अभी क्या जरूरत पड़ गई आपको? आप तो कहते थे इनको बख्शेंगे नहीं, 9 मई वालों को सबसे पहले अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, सब जब तक ये नहीं होगा तब तक बात नहीं होगी। आपने कहा था पहले हमने बात करके देख लिया, हमने इनको कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते सारा कुछ, नहीं माने तो अब हम भी नहीं मानेंगे। तो एकदम हुकूमत के जो स्टांस में एक तब्दीली आई है, इसकी वजह क्या है?
ये हुकूमत का स्टांस मैंने आपको रिपोर्ट किया जब इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ का भी तकरीर सुन ली जो उन्होंने लाहौर में की, वो भी यही थी। उसके बाद अब ये मीटिंग हुई उसमें भी यही कहा गया। इससे पहले भी हम तो हर वक्त कह रहे हैं कि मुल्क के मफाद में आके बैठे तमाम पॉलिटिकल पार्टियां मिल के बैठ के मसाइल का हल निकाल सकती। अब उसमें तो तमाम उनकी पार्टी है और जो सबजुडिस स्टेज है उस पे तो क्या डिस्कस हो सकते हैं, तो ऑलरेडी कोर्ट्स में तो वो आपके सामने आ जाएंगे, जो भी उनके फैसले होंगे कोर्ट में वो आपके सामने आ जाएंगे। वो खुद नहीं तो आपको क्या लग रहा है जो आईनी तरमीम आप लेके आ रहे हैं या जो कानून साजी पार्लियामान के फ्लोर पे करना चाहते हैं, पीटीआई को आपको सपोर्ट करेगी? अरे तो आप बता दें कौन सी तरमीम आपके जहन में है? आप जजेस की तादाद बढ़ाने की बात करते हैं, वो उसको जुडिशियल कू कह रहे हैं। ये जजेस की तादाद बढ़ाना, यानी हमारे यहाँ 60,000 केसेस पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में भी ज्यादातर वक्त होता है वो आईनी मामला पे होता है। नहीं तो आप वहां पे जजेस की तादाद वहां पूरी तो करें। हाई कोर्ट्स के अंदर अभी जजेस की तादाद पूरी नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तकाजा कर रहे हैं वो हमारे जजेस तो पूरे कर दें, पहले सिंध हाई कोर्ट के अंदर कर दें, वहां पूरे नहीं कर रहे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जजेस की तादाद बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नहीं तो आपको एतराज है यानी कौमी असम्बली के या सेनेट के इस रोल पे किसी को कोई एतराज है? क्या क्या करते हैं हम? करने क्या एतराज की बात ही तो कर रहा हूं मैं कि पीटीआई इसको जुडिशियल कू कह रही है। सेनेट के फ्लोर पर सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब ने ये जुडिशियल कू की इस्तेलाह इस्तेमाल की। मैं नहीं कर रहा शेख साहब। नहीं तो उसका कह रहे हैं उनकी आप बात कमेंट कर रहे हैं। अब जो कुछ होगा पार्लियामेंट की जो अगर आईनी तब्दीली तो 2/3 मेजॉरिटी से होगी, तमाम मेंबर मिलके कोई बात करेंगे उसमें उसमें तो कहते रहेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी सारे मेंबर सुनेंगे। जो मेंबर को अच्छा वोट देंगे ना, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए कौमी। ठीक, अच्छा मुझे ये बताइए सर, लास्टली कल मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी पूछा गया कि क्या आप हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने की दावत आपको दी गई है या क्या है, तो खबरें ऐसी भी फ्लोट कर रही हैं कि कहीं पर 3 सैनेटर्स देने की बात हो रही है, कि हुकूमत केपी से 2 सैनेटर्स मौलाना फजलुर रहमान को देने की बात कर रही है और एक जो है वो बलूचिस्तान से। तो क्या ऐसी भी कोई डील, कोई ऑफर मौलाना को की गई है? जानिए कि हमारे कैबिनेट के निजाम के लोगों के मुश्किलात को 5 डिस्कस कर रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान ने तो कल ये भी कहा ना कि अब इसी हुकूमत से ही हमने लोगों से जो इलेक्ट हो यही डील करना है और उन्हीं से ही हम नेगोशिएट करना है। तो मौलाना फजलुर रहमान तो पीडीएम के हमारे लीडर थे, उनसे मियां शहबाज शरीफ जाकर मिले, पहले सदर जरदारी साहब। ठीक शेख साहब, मुझे ब्रेक लेने का शेख साहब कहा जा रहा है। आई हैव टू वाइंड इट अप हियर सर। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर अहमद शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अब हुकूमत को ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी आइसोलेट है, इस वक्त लग रहा है कि कॉर्नर्ड है फुली, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल इमरान खान का होने जा रहा है, DGISPR इंदिया दे रहे हैं, ऐसे में हुकूमत की जो मुफाहमत की बातें हैं, मुज़ाकरात की बातें हैं, उसमें भी खासी शिद्दत और तेज़ी आ गई है। यानी हुकूमत को तो खासा तवाना महसूस करना चाहिए कि उनका जो बड़ा पॉलिटिकल अपोनेंट है वो अब अपने अंजाम को पहुंचने जा रहा है। तो जाहिर है सवाल तो हमारे जो सादा से सवाल हैं वो तो हमारे जहनों के अंदर ज़रूर जन्म लेते हैं कि क्या इमरान खान को माइनस करने का जो प्लान है वो हुकूमत समझ रही कि माइनस हो गया, उसके बाद रेस्ट ऑफ द पीटीआई के साथ हम हाथ भी मिला लेंगे और इसके साथ चला भी। वो लोग जो हैं जो बाहर बैठे हुए पीटीआई के, वो भी तैयार हो जाएंगे कि ठीक है हम बात करेंगे और हम आगे चलेंगे। तो क्या प्रैक्टिकली ये सारे ऑप्शंस पॉसिबल है या नहीं? अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। इस वक्त मुल्क की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल अबतर है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि पार्लियामान में बैठे अवामी नुमाइंदे अपनी हिकमत अमली से मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल को मजबूत बनाए। अगर मामलात मजीद बेकाबू होते हैं तो फिर मुमकिन है कि जमहूरियत की बसात लपेट दी जाए और तीसरी कुव्वत मुल्की मामलात को अपने हाथों में ले। इस बात के इम्कानात इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी सियासी लीडरशिप आपस की सियासी उलझनों में उलझी हुई है। किसी को मखसूस नशस्तें चाहिए, किसी को आइन साजी करके मुखालिफिन का रास्ता रोकना है, जबकि मुल्की मसाइल संगीन हो रहे हैं। अगर पार्लियामान कमज़ोर होती है तो फिर मुल्की निज़ाम मफलूज हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर किसी को तो मुल्की मामलात संभालने हैं, फिर यह काम कोई और करेगा। और हमारी सीनियर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको अब इस बात का शायद इदराक भी हो रहा है कि अगर सियासी रस्साकशी से बाहर ना निकला गया तो फिर शायद जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाए। इसीलिए नवाज शरीफ हों, मौलाना फजलुर रहमान हों या फिर महमूद अचकज़ई, वो चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें अपनी हुदूद में रहते हुए मुल्की तरक्की के लिए अपना अपना किरदार अदा करें और हुकूमत का साथ दें। यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान भी अब फॉर्म 45, फॉर्म 47 से आगे की सोच रहे हैं। और गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने पार्लियामान में एक धुआंधार खिताब किया। राना सनाउल्लाह की वसातत से जहाँ अपोजिशन से मुलाकातें हो रही हैं, इंगेजमेंट हो रही है, मैंगल के अख्तर मैंगल को मनाया जा रहा है, तो उससे लगता यह है कि अब
ये जो सेंस है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है पार्टीज़ के माबैन, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के माबैन, कि उनको बैठ के जल्द अज जल्द मामलात को समेटना होगा। इस वक्त मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रोखड़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो क्योंकि आपका भी ताल्लुक़ रहा है फोर्सेस के साथ, सिस्टम के साथ, आप अच्छे तरीके से समझते हैं, आज जो DGISPR जनरल ने जो गुफ्तगू की है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको भी ये इंदिया मिल रहा है कि मिलिट्री कोर्ट ट्रायल इमरान खान साहब का अब होने जा रहा है, और उससे तासुर यही मिला है कि जब उन्होंने कहा कि अक्रॉस द बोर्ड होगा, आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी तो बिल्कुल ट्रायल होगा, और जो भी होगा कानून के दायरे में रहकर होगा, तो व्हाट आर यू लुकिंग एट? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं आज की इस प्रेसर को पर्टिकुलरली? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना जी, उसमें तीन चीजें बहुत नुमायां हैं जिनको अगर हम समझेंगे। सबसे पहले एक तो बलूचिस्तान इशू को बहुत डिलिबरेट और बड़ी एक क्लैरिटी के साथ उसकी वजाहत भी की गई है, समझाने की भी कोशिश की गई है और समझाया गया है। बहुत सारे जो लोग हैं अनफॉर्चुनेटली उनको बलूचिस्तान के डायनामिक्स या बलूचिस्तान की इवन जियो पोलिटिकल कंडीशंस का उस तरह उनको इदराक नहीं है, लेकिन आज बहुत अच्छे तरीके के साथ बलूचिस्तान इशू को बहुत खूबसूरती से वजाहत के साथ समझाया गया। ये बड़ा एक ज़रूरी अमल था जिसको इस बड़े फोरम पे बताया जाना ज़रूरी था, और इंशाल्लाह उसका एक बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान को आने वाले दिनों में। दूसरी चीज़ है इंटीरियर सिक्योरिटी, जो इस वक्त हमारा सबसे अहम चैलेंज है, पहले भी था, अहम चैलेंज अब भी है, क्योंकि अब वो तमाम लोग जो इस मुल्क को छुप के नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर रहे थे, तो वो पैनिक हुए हैं, और पैनिक होके वो जल्दी उन्होंने की है और वो एक्सपोज होते जा रहे हैं हर दिन के साथ। अब इस पॉइंट को आप जोड़िए अपने असल सवाल के साथ कि क्या जो दायरा कार है तफ्तीश का जो जनरल फैज के साथ मुंसलिक है, क्या वो बढ़ेगा या बढ़ सकता है या किस डायरेक्शन में जा सकता है। देखें, वो एक बहुत अहम गिरफ्तारी है, और गिरफ्तारी के बाद जब प्रोब करना आप शुरू करते हैं और जब आप मामलात को खोलना शुरू करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें खुलती हैं कि जैसे अगर मैं ये कहूं कि हम वो लोग थे जो कि एक अरसा से कह रहे थे कि ये वाले लोग एंटी स्टेट एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन ये हम कह रहे थे, हमारा ये गुमान था, हमारा ये गालिब गुमान था, गुमान की बुनियाद पर हुक्म नहीं लगता। लेकिन जब वो चीज साबित हो जाए, यानी मैं गुमान कर रहा हूं, हम ये एक चीज कह रहे हैं, और वो एक चीज साबित हो जाए कहीं पर भी किसी एंड पर, तो वो जो महकमा है या वो जो कानून है या मुल्क का वो जो इदारा है, अब वो प्रोब करने के बाद उसके ऊपर हुक्म लगाएगा, अब उसके ऊपर वो ऑर्डर देगा, उसके ऊपर अब वो अमली इकदाम जो है, अमली कदम उठाएगा। तो इस इंक्वायरी को इस वक्त पाकिस्तान की एक बहुत अहम इंक्वायरी समझते हुए कि चीजें तो खुलनी है, अब रहेंगी तो छुपी रह नहीं सकती, क्योंकि जैसे कहा कि या लोग इतने निडर हो गए थे या इतने वो पैनिक हुए कि उनको परवाह ही नहीं थी कि चीजें कैसे जा रही हैं, और जब वो एक्सपोज हो रहे हैं तो ये कनेक्शंस भी जुड़ेंगे। अच्छा रोखड़ी साहब, जैसे मैंने कहा कि आप तो सिस्टम को समझते हैं ना, ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो रही है, इसमें अब जब से तहवील में है साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद, तो ये सिलसिला अब ज़ाहिर आपके पास मालूमात की बुनियाद के ऊपर या आपके तजर्बे की बुनियाद पर ये किस स्टेज पे पहुंचा है, कहाँ तक पहुंचा है? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि कितनी जल्दी ये चीज़ें खुलेंगी, या ये पब्लिक में आएंगी, या फिर कुछ गिरफ्तारियाँ होंगी, कितनी जल्दी आप ऐसा होता हुआ देख रहे हैं? जी, अफवाज पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो बड़ा एक लिहाज से मजबूत सिस्टम है, और बड़ा जो फंस गया उसके लिए खतरनाक सिस्टम है। मेरे ख्याल में 75% चीजें वो क्लियर कर चुके हैं। 75% दे नो इट कि कौन कहां पर लिंक था और कौन क्या कर रहा था, और तमाम मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है वो हतमी नताइज तक, मेरा अपना ख्याल है, पहुंच चुकी है, और उसमें कोई ये उभाम नहीं रह गया कि कौन किस लेवल पर इन्वॉल्व था इस सारे नेक्सस के अंदर। ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, उन्होंने ये करना है, जो एक पूरा प्रोसीजर है वो, उसको मेरा ख्याल है कि 75% तक वो चीज़ को कर चुके हैं, और जो हतमी चीज़ें हैं वो आपको कुछ दिनों तक आपके सामने आने लग जाएंगी। यहाँ पर कुछ देर नहीं होगी उस चीज़ को, एविडेंस को प्रोब करने में और उसको कॉन्क्रीट एविडेंस बनाने में। अच्छा, कुछ अब ऐसी इत्तलात है, जब हम ये बात कर रहे हैं कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिसाइड द मैटर, तो कुछ ऐसी इत्तलात भी है कि
जो इन्वेस्टिगेशन स्टेजेस पे मामलात हैं, अब वो चार्जशीट दायर है मुलजिम को पढ़कर सुनाई जाती है, उसके सामने रखी जाती है कि ये चार्ज फ्रेम कर रहे हैं हम, और उसके बाद ये मामला अदालत में प्रेजेंट होता है। तो जो अगला हफ्ता शुरू हो रहा है उसकी इब्तदा में ही, यानी लाइकली को पीर के या मंगल के रोज़ जो है ये मामला अदालत के सुपुर्द हो जाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं। अब अगर अदालत के सुपुर्द होता है, चार्जशीट पढ़कर सुना दी जाती है, तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, जो मिलिट्री कोर्ट जिसको आप कहते हैं ना, जो कोर्ट कन्वीन होता है, उसको जब ये चीज पहुंच जाएगी तो वो एक पूरे मुकम्मल तरतीब के साथ वो अपनी चीजों को, उस सारी चीज को वेरीफाई करता है, और उसमें कोई प्रेशर नहीं होता, कोई तासुब नहीं होता, कोई सिफारिश नहीं होती। तो वो एक क्लैरिटी के साथ और एविडेंस बेस्ड होता है। ये ऐसे नहीं होता कि मैं गुमान की बुनियाद पर, नहीं, एविडेंस बेस्ड होता है। तो जो चीज नजर आ रही है कि एविडेंस, तमाम जो शवाहिद थे वो मुयस्सर हो गए हैं, निकल आए हैं। अब उन एविडेंसेस में जो जहां लिंक्ड होगा, कोई लाजमी एक आदमी तो नहीं है ना, जो जहां लिंक्ड होगा तो वो भी एक स्टेप पर आकर उस पर भी जाना चाहिए, और इसमें अक्रॉस द बोर्ड चलना चाहिए। और जिसका इंडिया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान का मसला है, कोई ये एक छोटा मसला नहीं है। और उसके लिए सर अदालत की जानिब से फैसला सुनाए जाने का इंतजार तो नहीं किया जाएगा ना? देखिए, अदालत में तो आज DGISPR ने आज ये कहा कि ज़ाहिर है मुल्जिम का भी फंडामेंटल राइट्स तो मुल्जिम के पास भी होते हैं, उसके भी बुनियादी आईनी हुकूक है, वो भी अपने काउंसिल एक्सेस उसके पास भी है, वो वकील कर सकता है इस मुकदमे को, वो कंटेस्ट करेगा। लेकिन जाहिर है उस मुकदमे की फाइनलिटी तक का इंतजार तो नहीं किया जाएगा। जब तफ्तीश होती है और वो कुछ उगलता है कि जी ये भी था, ये भी था, ये भी था, तो गिरफ्तारियां तो शुरू हो जाती हैं। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेटली अब एक केस तो जब एक मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी केसेस आएंगे नहीं, बाकी जो चीज आएगी कनेक्ट होती जाएगी इस केस के साथ। और इसमें जो कोर्ट ट्रायल करता है उसमें पूरे हकूक दिए जाते हैं। वो आदमी जो सामने जिसका ट्रायल हो रहा होता है उसको वकील करने की भी इजाजत है, उसको अपने दिफा के अंदर तमाम चीजें लाने की इजाजत है। अब इन्वेस्टिगेशन एक पार्ट है और जो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल है वो एक पार्ट है। तो जब ये ट्रायल शुरू होगा तो ये उस स्पेसिफिक बंदे के साथ ट्रायल शुरू होकर जब इख्तिताम तक जाएगा तो उस कोर्ट की फाइंडिंग्स में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कि और कौन लिंक्ड है, और कौन लिंक्ड है, वो तमाम चीज डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगी, और ये डॉक्यूमेंटेड चीज आगे मजीद जो चीजें खुलेंगी। और इस मिलिट्री कोर्ट ट्रायल को कितनी देर लगेगी? यानी शुरू अगर अगले हफ्ते में होता है तो कितनी देर तक जारी रहेगा? आई कांट से टाइम, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये कोई टाइम लंबा टाइम नहीं लेता। एक इसका ये नहीं होता कि ये कोई पेशी पड़ गई आज तो 4 साल 6 साल 8 साल ये चलता रहेगा। ये सालों वाली बात नहीं होती, ये महीनों वाली बात होती है। क्योंकि इसके अंदर ये नहीं होता कि आज पेशी डाल दो तो आज फलाना छुट्टी चला गया तो आज चला गया। इसको एक पूरे मुनज़्ज़म तरीके से एक ABCD मुकम्मल करके इस ट्रायल को किया जाता है, और बहुत अहम चीज है। अच्छा, इसमें कोई चीज भी लूप होल नहीं छोड़ा जाए। ठीक, रोकड़ी साहब, अब ये तो हो गई बड़ी टेक्निकल बातें ना, टेक्निकल डिटेल्स। अब पॉलिटिकली मुझे ये बताइए कि आपको क्या बानी PTI इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल और वो पॉलिटिकल कैनवस से कोई इस तरह से, इस रास्ते से माइनस होते हुए नजर आ रहे हैं? देखें, जो अब ये हम बिल्कुल आप वाली बात है, इस चीज को साइड पे रख लेते हैं। अब पॉलिटिकली जो चीजें हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं या मीडिया के अंदर आ रही हैं, और वो चीजें वैसी हैं क्योंकि चीजें जो आ रही होती हैं बड़े एक संजीदा लेवल तक तो होती हैं। अब जो चीजें निकल के आ रही हैं, कल मैं परसों एक सुन रहा था, एक बड़े संजीदा और ऐसे सहाफी हैं कि जो मैटर करते हैं कि जी रिटन में भी चीजें मौजूद हैं। तो हमें इसका, मुझे इस चीज का इल्म है अपने लेवल पर कि ये कनेक्टिविटी इनकी जेल के अंदर इसकी चल रही थी इनकी, क्योंकि हम पॉलिटिकली भी देख रहे हैं, हम एक ऐसी जगह पर बैठे हैं कि एक हमारा कनेक्टिविटी भी है, दोस्त अहबाब भी हैं, मामलात हम डिस्कस भी करते हैं बैठ के, तो सहाफ़ी दोस्त भी हम बैठते हैं शाम को। तो चीज़ जो निकल रही है कि इस शख्सियत के साथ जेल का कनेक्शन निकल रहा है। यानी ये जितना कुछ हो रहा था, जो कुछ बाहर डेवलप हो रही थी चीजें, उसका कनेक्शन जेल में बैठे हुए बानी तहरीक इंसाफ के साथ निकल रहा है। और उसके जो हमें मीडिया वालों के थ्रू, क्योंकि मैं कई दफा कहता हूं कि हमारे मीडिया में जो दोस्त हैं ये बहुत ज्यादा बाखबर होते हैं, जो बड़े साथी हैं, और जो उनके पास, तो उनसे हमें भी ये चीजें मिल रही हैं कि वो कनेक्टिविटी निकल गई है और एविडेंस मिल गए हैं। रोकड़ी साहब, मुझे आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। 8 सितंबर
सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त भी मिल गई है। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। तहरीक इंसाफ 8 सितंबर को जलसा करने जा रही है। अब 8 सितंबर को इस्लामाबाद में संजानी के मुकाम पर जलसा होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार भी ये जलसा हो सकेगा। तहरीक इंसाफ इससे पहले 5 बार जलसा मनसूख कर चुकी है। अब इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए अली अमीन गंडापुर के किरदार को अहम समझा जा रहा है, लेकिन अली अमीन गंडापुर को एक तरफ अदालती केसेस का सामना है। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में वो पेश नहीं हुए और उन्होंने तबी बुनियादों पर अदालत से इस्तिस्ना हासिल करने की कोशिश की, जो मुस्तरद कर दी गई। असलहा और शराब बरामदगी के केस के हवाले से उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया और वो आज खुद हाई कोर्ट में पेश हुए, जिससे अब ये लग रहा है कि वो सेहतमंद है और वो जलसे में शिरकत के लिए तैयार भी हैं। अली अमीन गंडापुर ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जलसा होगा और हर सूरत होगा। वो क्या कह रहे हैं, जरा उसकी एक झलक रखते हैं। जलसा होगा, हर सूरत में होगा इंशाअल्लाह, और आप देखेंगे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। अगर अपनी बात से, कमिटमेंट से, एनओसी से मुकर भी गए तो फिर मैं बताते खुद एक एनओसी हूँ और मैं दिखाऊंगा आपको कि एनओसी क्या होती है और जलसा कैसे होता है। अब ऐसी बढ़ के अली अमीन गंडापुर पहले भी मारते रहे, लेकिन हर बार जलसा मनसूख हो जाता है और कुछ कर नहीं पाते। उन पर यह इल्ज़ाम भी लगता है कि वो जलसा करने में संजीदा ही नहीं। और अहम बात यह भी है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। पहले सूबाई हुकूमत के वज़रा ने एक तरह से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर अदम एतमाद का इजहार किया। उसी तरह गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी ने भी अली अमीन गंडापुर पर अदम एतमाद का इजहार किया और उन्हें असम्बली से एतमाद का वोट लेने का कहा है। फैसल करीम कुंडी क्या कहते हैं, ज़रा वो भी आप। शरीयत वाला वज़ीर आला अपनी सूबाई असम्बली जाने से कतरा रहा है। वो जो है सूबाई असम्बली में अपनी जो मेजॉरिटी जो है वो खो चुके हैं। तो मैं ये मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें ताकि पता चल जाए कि सीरी में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। मैं ऐसा ना हो कि कल अदम एतमाद की तहरीक आ जाए या आप सरकारी तौर पर एतमाद के वोट के लिए कहा जाए। अब जलसे की इजाज़त मिल जाने के बावजूद ये जलसा होता है या नहीं होता, ये तो वक्त बताएगा। और फिर अभी NOC मिल जाने के बाद इंतज़ामिया इन वक्त पर NOC वापस ले लेती है, ये भी इंतज़ामिया पर मुनहसर है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सरकारी अफसरान पर करोड़ों रुपए की नवाजिशात का जिक्र करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक तरफ मुल्की मईशत मुश्किलात का शिकार है, IMF से कर्ज की वसूलियों में मुश्किलात का सामना है, दोस्त ममालिक से रोल ओवर में भी परेशानी उठाना पड़ रही है। IMF से कर्ज के हुसूल के लिए हुकूमत ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से $80 करोड़ से $1 अरब तक के तिजारती कर्जे को बहाल करने की रस्मी दरख्वास्त कर दिया ताकि अपनी फाइनेंसिंग का खला पुर कर सके, जो कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के हुसूल के लिए ज़रूरी है। यानी हुकूमत एक तरफ कर्ज के लिए मालियाती इदारों के पीछे भाग रही है, जबकि अपने हाथ पर लगाम डालने को तैयार नहीं। अशराफिया को नवाजने का सिलसिला भी जारी है। अब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि वजारत खजाना ने खिलाफ कानून अफसरान और अमले को एक साल में 24 करोड़ रुपए के 4 एजाजिये जारी किए हैं। ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 के मुताबिक वजारत खजाना के ग्रेड 1 से 20 तक के अमले को 22 करोड़ 54 लाख रुपए एजाजिया मिला, जबकि ग्रेड 21 से 22 के अफसरान को 1 करोड़ 35 लाख रुपए एजाजिया दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि कानून के तहत वफाकी मुलाजमीन को खुसूसी काम पर एक एजाजिया दिया जा सकता है और वज़ीर आज़म ने 2020 में हिदायत दी थी कि फाइनेंस डिवीजन या ECC एजाजिये की मंजूरी नहीं दे सकते। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साल में मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह के बराबर 4 एजाजिये जारी करना खिलाफ कानून है। वजारत खजाना ने इनकम टैक्स बचाने के लिए एजाजिया क्रॉस चेक की बजाय डिमांड ड्राफ्ट पर जारी किया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक एजाजिये को तनख्वाह में शामिल ना करके अफसरान के इनकम टैक्स स्लैब को कम रखा गया, जबकि वजारत खजाना ने मुलाजमीन को एजाजिया वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर दिया। अब हुकूमत शय खर्चियों पर पैसे उड़ा रही है, अशराफिया को मजबूत कर रही है। अवाम में बेचैनी की लहर तो दौड़ेगी। ज़रूरत इस बात की है कि एलीट क्लास की मराहत में कमी करके आवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है और आवाम की जेबों से रकम निकलवा कर अशराफिया को नवाजा जा रहा है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।